नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। आज भी हम गोखले से संबंधित चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने राजनीति विचार बताए थे उनके। आज हम बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार। आर्थिक विचार से संबंधित चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। ये भी बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और एमए का फर्स्ट पेपर रहता है। ये भारत के बहुत अच्छे विचारक रहे हैं। महात्मा गांधी के गुरु रहे हैं और राणा डे इनके गुरु रहे हैं और ये उदारवादी नेता थे। गोखले न केवल एक रचनात्मक राजनीतिक वरन एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रति वर्ष जो बजट भाषण दिया, उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहरे ज्ञान को स्पष्ट करता है। वह एक अर्थशास्त्री भी थे। इसमें डॉक्टर वर्मा के शब्दों में वर्मा लिखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार और अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। उनका आर्थिक अध्ययन इतनी अधिक पूर्णता लिए था कि उन्हें भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह उन्होंने कहा कि भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह उन्होंने किया। गोखले भारतीय जनता की निरंतर बढ़ती हुई गरीबी को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने इस गरीबी का मूल कारण यह बतलाया कि भारत सैनिक व्यय बहुत अधिक है और नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में भी यूरोपीय अधिकारियों को ऊंचे ऊंचे वेतन देने से जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं हो पाता। इसमें वह कहते हैं कि भारत का सैनिक व्यय अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक है। ये स्वतंत्रता के पहले की बातें हैं ये सब। जबकि रूस कुल राजस्व का 21%, फ्रांस 19%, जापान 16% और इटली 13% व्यय सेना पर करते हैं। भारत का सैनिक व्यय 35% है। तो वह इस खर्चे को रोकना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया, जैसे भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की जाने वाली सैनिक कार्रवाई के लिए भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उस व्यय के एक भाग का भार ब्रिटिश बजट अनुमानों पर भी न डाल दिया जाए। वह और यह भी कहते थे कि भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध। उस समय क्या था कि जो ट्रेनें चल रही थी, ब्रिटिश सरकार की देन ही है ट्रेन, रेल मार्ग तो ब्रिटिश सरकार का ही देन है। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार पर होने वाले भारी व्यय का भी प्रबल विरोध किया। रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है और अकालग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचने में भी रेलें बहुत उपयोगी रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में रेलों का विस्तार मनोचित कारणों से नहीं है। वह कहते हैं इसमें उचित नहीं है क्योंकि भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से किया गया है। रेलों का चलाना भारतीय का आर्थिक शोषण है। भारतीयों के लिए रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज और कच्चा माल बंदरगाहों तक और वहां से विदेश भेज दिया जाता था। तो वह इस बात पर बल देते थे कि ब्रिटिश सरकार ने ट्रेन तो चलाई है लेकिन वह अपनी सुविधा के लिए चलाई है। जो भारत का कच्चा माल था, अनाज और कच्चा माल है, तो वह बंदरगाहों तक पहुंचता था, वहां से वह विदेश चला जाता था तथा विदेशों से जो फैंसी माल आयात किया जाता था उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से गांवों और कस्बों तक पहुंचाया जाता था और उचित मूल्यों पर बेचा जाता था भारतीयों को। तो वह इसमें रेल को जो ब्रिटिश सरकार प्राथमिकता दे रहा था उसका वह विरोध कर रहे थे कि जो भारत को
आगे बढ़ना चाहिए था, जबकि भारत के नौजवानों को कृषि की ओर ढकेल रहा था। ये अपना विकास कर रहा है, लेकिन भारत के लोगों का विकास नहीं हो रहा था। फिर वह कहती है, मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध प्रकट किया था। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार की नीति का विरोध करते हुए कहा है कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों का नाश कर दिया। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती में जाने के लिए बाध्य हो गए थे और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे थे। गोखले इस पक्ष में थे कि भारत के नवजात उद्योगों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भारत में उद्योग था उसमें नौजवानों को देना चाहिए। फिर वह ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार पर बल देते थे कि ग्रामीण जो लोग हैं तो वह उनके ऊपर ऋण बढ़ता जा रहा है, इसके प्रति उन्हें चिंता थी और कृषि में सुधार जरूर होना चाहिए। तो वह आर्थिक विचारों में यह रखते थे। गोखले सभी ग्रामीणों और विशेषतः कृषकों की ऋणग्रस्तता से अत्यधिक चिंतित थे। वे इस बात पर परिचित थे कि कृषकों और ग्रामीणों को अपनी कृषि संबंधी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाजनों से और अन्य स्रोतों से ऋण लेना पड़ता था, जिसे उनके द्वारा कृषि भूमि और अन्य साधनों को गिरवी रखकर ही प्राप्त किया जा सकता था, तथा यह स्थिति उनके लिए बहुत प्राणलेवा होती थी। तो इसके वह विरोधी थे। फिर जनता पर करों के भार को कम करने पर भी उन्होंने बल दिया। औद्योगिक विकास पर भी उन्होंने बल दिया कि उद्योगों का गोखले ने कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर भी बल देते थे। वित्तीय विकेंद्रीकरण और अन्य सुधारों पर उन्होंने बल दिया कि वित्तीय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकार पर है, लेकिन राजस्व और अधिकांश भाग केंद्रीय सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित स्थिति है, अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन बने रहें। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिक अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लगाई जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजटों पर विचार करने की प्रथा सुनिश्चित हो और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो। तो वह वित्तीय विकेंद्रीकरण पर सुधार चाहते थे। आशा करती हूँ दोस्तों ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।